नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर में एफएम रेडियो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बोइंग के भारत इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। राम मंदिर मामला, बीजेपी नेता का कहना है कि कांग्रेस के पास मैकाले मार्क्स माओ है। रामलला का दिखा चेहरा, पहली संपूर्ण तस्वीर आई सामने। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में एनडीए की भव्य जश्न की योजना। अब समाचार विस्तार से। आज बीदर में एफएम रेडियो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर रसायन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री भगवंत खुबा सहित अन्य उपस्थित रहे। बीदर में एफएम रेडियो फ्रीक्वेंसी 100.1 मेगाहर्ट्ज रहेगी। आज एफएम रेडियो के उद्घाटन से बीदर वासियों का एक बड़ा सपना पूरा हुआ। इस मौके पर मंत्री खुबा ने प्रधानमंत्री सहित सभी नेताओं का आभार व्यक्त किया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। सर बहुत बधाई है सर। भारत स्कीम में जो है बीदर को प्राइवेट स्टेशन पे लाने का जो प्रयास किया, उसके बाद फिर ग्लोबल सैनिक स्कूल जो है बीदर को सौगात में दी। उसके बाद अभी एफएम रेडियो स्टेशन बीदर में लॉन्च हुआ है, तो इसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक दशक से ज़्यादा एफएम स्टेशन बीदर में शुरुआत होना, ये यहाँ की जनताओं की मांग थी। मैं यहाँ के संसद होते साथ ही लगातार मोदी सरकार ने इसको यहाँ पर मंजूरी देने का प्रयास किया और जो सपना मैंने देखा था वो सपना पूरा काम करने के मोदी सरकार ने किया है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कर कमलों से आज उसका शुरुआत हुई है। तो बीदर की जनता इस घड़ी का इंतजार कर रहा था और ये घड़ी यही एक जनप्रतिनिधि को एक आनंद देने वाला बात मुझ पर हो रहा है। मैं बीदर जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि अभिनंदन धन्यवाद देता हूं। सर प्रधानमंत्री जी आज जो है गुलबर्गा आए थे, सर वहाँ पर गए थे। खेलो इंडिया खेलों का भी जो उद्घाटन समारोह आज हुआ, उसके बारे में सर मोदी जी ने कहा कि खेलो इंडिया खेलों से जो है देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि सर आपने भी कई चीज का जो ओपनिंग किया बीदर में स्वास्थ्य को लेकर। देखिए, खेलों क्षेत्र न केवल आर्थिक देश का बढ़ेगा, खेलों क्षेत्र से बच्चों में एक खेल स्पर्धा की मनोभावना बढ़ती है, स्वस्थ रहते हैं और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई इच्छा मतलब करने वाले हैं, प्रेम करने वाले हैं, तो खेल के क्षेत्र। इसी के साथ और क्षेत्र में जैसे जैसे बढ़ते गया, उस क्षेत्र के अंदर भी अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी होगी। इसी के लिए प्रधानमंत्री जी एक ग्रामीण भाग से प्रतियोगिताओं को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेने का खेलो इंडिया के माध्यम से पिछले 10 साल से मोदी सरकार कर रही है। विश्व को बढ़ावा देने के कारण आज ओलंपिक हो, एशियड में हो, पिछले 10 साल से पहले से बेहतर हमारा खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। यही उत्तम उदाहरण। सर 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, आप सर उसमें भाग ले रहे हैं और बीदर की जनता को उस विषय पर क्या कहते हैं? श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठापन का और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। आज देश और दुनिया के राम भक्तों में एक उत्साह उमंग, जैसे कि दीपावली का त्यौहार की माहौल चल रहा है और 22 तारीख के दिन देश और दुनिया में राम भक्तों का भव्य राम मंदिर का स्वागत और उस मंदिर का स्वागत के बाद दीपावली का जैसा आचरण हर घर में श्री राम ज्योति दिया जलाया जाएगा और सब
देशवासियों को मैं आह्वान करता हूँ, भले आपका कोई भी धर्म हो तो उस दिन आप भी अपना अपना धार्मिक स्थल पर अपने तरीके से श्री राम जी को स्वागत करें और भाईचारा सिर्फ शब्दों में न हो आचरण में लाने का प्रयास सभी धर्म के मुखियों से मैं आह्वान करता हूँ। धन्यवाद। कौशल विकास, उद्यमिता और आजीविका विभाग, कर्नाटका कौशल विकास निगम बैंगलोर और कर्नाटका उद्यमिता विकास केंद्र CIDA से बीदर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जिला कौशल विकास अधिकारी लोकेश कार्यक्रम में उद्घाटन वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने बात की और कहा, किसी को ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए और मुख्य रूप से कौशल के संदर्भ में अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। इस बात की कीमत लगाना संभव है कि यह कार्यक्रम एक उद्यमी के रूप में भी उपयोगी है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में चाहे हम कितने भी शिक्षित क्यों न हों, अपने अवसरों को कभी न छोड़ें। इसीलिए यह 3 दिवसीय उद्यमिता प्रेरक कार्यक्रम उनके लिए एक कार्यक्रम है ताकि वे भविष्य में एक अच्छे और सफल उद्यमी बन सके और हम 4 लोगों को रोजगार देने में सक्षम हों। इसका उद्देश्य एक उद्यम स्थापित करना है। एंकर पूजा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बैंगलोर शहर के पास बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया। 1600 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 43 एकड़ का बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC परिसर अमेरिका के बाहर विमान निर्माता का सबसे बड़ा निवेश है। अयोध्या में भगवान राम मंदिर के अभिषेक पर कांग्रेस पार्टी की टिप्पणी के बाद कर्नाटका में शुरू हुआ राजनीतिक घमासान दक्षिणी राज्य में भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा नेता CT रवि ने कहा कि किस सबसे पुरानी पार्टी पर कब्जा हो गया है। 3 सूक्षी मैकाले, मार्क्स और माओ के साथ हैं। कर्नाटका बीजेपी नेता ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा, कांग्रेस का हर नेता इसका विरोध कर रहा है। कारण यह है कि उनके मस्तिष्क में 3 MS बसे हुए हैं, मैकाले, मार्क्स और माओ। वे इन 3 सूक्षी से ग्रस्त हैं। यही कारण है कि वे सनातन धर्म, भगवान राम और भारतीयों की आस्था का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल हर उस चीज का विरोध करता है जो भारत के लिए अच्छा है और आगे आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मस्जिदों में देखे जाते हैं लेकिन मंदिरों में कभी नहीं। वे भारत के लिए हर अच्छी चीज का विरोध करते हैं। हमने CM सिद्धरामैया को मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा है लेकिन हमने उन्हें कभी मंदिर में पूजा करते नहीं देखा। यह कर्नाटका के मंत्री KN राजन्ना की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद लोगों ने एक तंबू में 2 गुड़ियां रखी और उन्हें राम कहा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मौके पर कर्नाटका के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री MB पाटिल ने कर्नाटका में 22,000 करोड़ रुपए के संभावित सौदे के साथ निवेश की घोषणा की। कर्नाटका के मंत्री ने कहा कि राज्य में रोजगार सृजन और पूंजी निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से की गई दावोस यात्रा सफल रही। कर्नाटका के मंत्री ने कहा कि यह एक शानदार यात्रा है। कर्नाटका हमेशा निवेश आकर्षित करने में सबसे आगे रहा है और यह एक ऐसा मंच है जहां हम विभिन्न कंपनियों के CEO से मिलते हैं। कर्नाटका ने कई वर्षों से दावोस में भाग लिया और इस साल अब तक हम 22,000 करोड़ का निवेश आकर्षित किया है। कर्नाटका एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी है। बैंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है और यह इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, स्वच्छ गतिशीलता आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है। हमारे पास एक मजबूत परिस्थितिकी तंत्र, एक मजबूत विरासत है। BHEL, इसरो जैसे कई प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम हैं, बैंगलोर में मौजूद हैं। हम अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगति करने के लिए इसरो की उपलब्धि का लाभ उठाने पर भी विचार कर रहे हैं। कर्नाटका कई शैक्षणिक संस्थानों के साथ नवाचार की राजधानी है। कर्नाटका के मंत्री के अनुसार दावोस में हस्ताक्षरित कुछ प्रमुख निवेशों में AB InBev और NTT जैसी कंपनियों के साथ सौदे शामिल हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
रामलला के चेहरे वाली एक संपूर्ण तस्वीर सामने आई है। इसमें रामलला की पूरी छवि स्पष्ट नजर आ रही है। यह तस्वीर मूर्ति के निर्माण के दौरान की है। हालांकि बृहस्पतिवार को जब रामलला को गर्भगृह में स्थापित किया गया, उस वक्त उनकी प्रतिमा पर कपड़े की पट्टी लिपटी हुई थी और उनका चेहरा ढका हुआ था। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान उनके चेहरे की पट्टी हटाई जाएगी। दरअसल आज जो तस्वीर सामने आई है वह इस मूर्ति के निर्माण के दौरान की संपूर्ण तस्वीर है। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित इस मूर्ति को मैसूर, कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तैयार किया है। भगवान राम की नई मूर्ति बृहस्पतिवार की दोपहर राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रखी गई। 51 इंच की रामलला की मूर्ति को बुधवार की रात मंदिर में लाया गया था। भगवान राम की मूर्ति को पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गर्भगृह में रखा गया। आज सुबह 9 बजे अग्नि मंथन से अग्नि प्रकट किया गया। इससे पहले बुधवार को कलश पूजन का आयोजन किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के अनुसार अनुष्ठान 21 जनवरी तक जारी रहेगा और प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर जरूरी अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। 121 आचार्य अनुष्ठान का संचालन कर रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर शुरू होगा और दोपहर 1 बजे समाप्त होने की उम्मीद है। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ गई है। अग्नि स्थापना के बाद अब प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हो रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि जिस पल का इंतजार दशकों से हो रहा था वो 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर वायनाड लोकसभा क्षेत्र में भव्य आयोजन की तैयारी कर रहा है। वायनाड का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी करते हैं। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित सीधे प्रसारण के कार्यक्रम में एनडीए के अन्य नेताओं के साथ वायनाड में होंगे। वे पोकुंजी श्री राम मंदिर में अयोध्या समारोह का सीधा प्रसारण देखेंगे। भाजपा के एक सूत्र ने बताया कि जावड़ेकर और स्थानीय भाजपा नेताओं के अलावा इस कार्यक्रम में एनडीए के राज्य संयोजक तुषार वेल्लापल्ली भी शामिल होंगे। तुषार वेल्लापल्ली एजावा समुदाय के नेता और श्री नारायण धर्म परिपालन एसएनडी योगम के महासचिव वेल्लापल्ली नटेसन के बेटे हैं और उन्होंने 2019 में वायनाड लोकसभा क्षेत्र में राहुल के खिलाफ एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। सूत्रों के मुताबिक राहुल के निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व को एक राष्ट्रव्यापी संदेश भेजना भी है, जिन्होंने अयोध्या में मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। पीएम मोदी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए शुक्रवार से 3 राज्यों के दौरे पर निकले हैं। पहला दौरा उन्होंने महाराष्ट्र का किया और सोलापुर में यहां उन्होंने 2000 करोड़ रुपए की 8 अमृत प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। पीएम ने यहां प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ लाभार्थियों को घर की चाबी भी सौंपी। हालांकि एक ऐसा वक्त भी आया जब पीएम मोदी लोगों को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। आइए जानते हैं पूरा मामला। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में अमृत 2.0 योजना का उद्घाटन किया। यहां पीएम ने कहा कि सोलापुर के हजारों गरीब मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो पूरा हो रहा है। पीएम आवास योजना के तहत देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। पीएम ने कहा कि उन्होंने घरों को देखा और सोचा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला होता। पीएम ने भावुक होते हुए कहा कि जब वह ये चीजें देखते हैं तो मन को संतोष होता है। जब हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी होती है। महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम मोदी ने कहा कि देश में लंबे समय तक गरीबी हटाओ के नारे लगते रहे, लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी खत्म नहीं हुई। पीएम ने कहा कि हमारी केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल में, मेरे अगले कार्यकाल में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। मैंने भारत के लोगों को यह गारंटी दी है कि मेरे अगले कार्यकाल में मैं भारत को दुनिया के शीर्ष 3 देशों में लाऊंगा। ये मेरी गारंटी है। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश में शिक्षा की स्थिति को लेकर शुक्रवार को मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत 2024 में अपने छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया, भारत को अमृतकाल से ज्यादा शिक्षा काल की जरूरत है। खड़गे ने वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट ASER का हवाला देते हुए कहा कि 2024 में भारत अपने छात्रों के लिए मोदी सरकार से न्याय सुनिश्चित करेगा, क्योंकि शिक्षा पर उसका रिपोर्ट कार्ड घोर विफलता के साथ चिन्हित है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, ग्रामीण भारत में 14 से 18 वर्ष के 56.7% छात्र तीसरी कक्षा का गणित हल नहीं कर सकते। इस आयु वर्ग के 26.5% छात्र अभी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में दूसरी कक्षा के स्तर का पाठ धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 17 वर्ष से 18 वर्ष के आयु वर्ग के 25% युवाओं ने रुचि के अभाव के कारण शिक्षा बंद कर दी है। खड़गे ने अपने पोस्ट के साथ 35 सेकंड का वीडियो साझा किया, जिसमें आरोप लगाया कि भाजपा हमारे युवाओं के भविष्य को नष्ट कर रही है। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषियों को सरेंडर करने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों को सजा में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। दोषियों को 21 जनवरी तक जेल अधिकारियों के समक्ष सरेंडर करने को कहा, लेकिन 3 दोषियों ने सरेंडर करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की थी। गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए। इस दौरान बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में गुजरात सरकार ने सभी दोषियों को 15 अगस्त 2022 को सजा में छूट दे दी थी और उन्हें रिहा कर दिया था। हालांकि 8 जनवरी को इस मामले के 11 दोषियों को सजा में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और 2 सप्ताह के अंदर ही दोषियों को जेल भेजने का निर्देश दिया गया था। साल 2002 में हुए दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या भी की गई थी। इसी मामले में 11 दोषियों की सजा में राज्य सरकार ने कटौती की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए नया आदेश जारी किया। पीठ ने कहा कि सजा में छूट का गुजरात सरकार का आदेश बिना सोचे समझे पारित किया गया था। जापान में हाल ही में एक विमान के इंजन में आग लग गई थी। एक बार ऐसी ही घटना मियामी में हो गई। जानकारी के अनुसार एटल्स एयर बोइंग 747-8 कार्गो विमान को उसके एक इंजन में आग लगने के बाद मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उड़ान के बीच में विमान के बाएं पंख से आग की लपटें निकलती दिखाई दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि मियामी से उड़ान भरने के तुरंत बाद बोइंग विमान के एक इंजन से आग निकल रही है। इससे विमान को हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग के लिए वापस उतारना पड़ा। हवाई अड्डा प्रशासन ने राइटर्स को बताया कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका कि जहाज में चालक दल के कितने सदस्य सवार थे। एटल्स एयर ने एक बयान में कहा, हम पुष्टि कर सकते हैं कि उड़ान 095 एक मालवाहक विमान मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्थान की तुरंत बाद इंजन में खराबी के बाद सुरक्षित रूप से उतार लिया गया। चालक दल के सभी मानक प्रक्रियाओं का पालन किया और सुरक्षित रूप से एमआई लौट गया। यह गुरुवार देर रात हुई घटना का कारण निर्धारित करने के लिए निरीक्षण करेगा। इजरायल हमास युद्ध में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल सेना पर आरोप है कि उसने एक हवाई हमले में फिलिस्तीनियों के गाजा विश्वविद्यालय को उड़ा दिया है। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अमेरिका ने इजरायली सेना से इस हमले पर स्पष्टीकरण मांग लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कथित तौर पर इजरायली रक्षा बलों IDF द्वारा गाजा में फिलिस्तीनी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर के इमारत को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यापक रूप से साझा किए गए फुटेज के संबंध में इजरायल से स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है। वीडियो में दिखाया गया है कि विस्फोटों से पहले एक परित्यक्त विश्वविद्यालय की इमारत दिखाई देती है, जो संभवतः भीतर छिपे बमों के कारण होती है। इस इमारत में अचानक इतना भयानक विस्फोट होता है कि आसमान में ऊंचाई तक धुआं उठता है और सभी दिशाओं में सदमे की लहर फैल जाती है। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता डेविड मिलर ने अपर्याप्त जानकारी का हवाला देते हुए वीडियो पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है। फिलहाल अमेरिकी की ओर से इजरायल से सफाई पेश करने को कहा गया है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में FM रेडियो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने बोइंग के भारत इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। राम मंदिर मामला, बीजेपी नेता का कहना है कि कांग्रेस के पास मैकाले मार्क्स माओ है। रामलला का दिखा चेहरा, पहली संपूर्ण तस्वीर आई सामने। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में एनडीए की भव्य जश्न की योजना।
केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।